जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग दिल्ली पार्टी के पेज से कल भी हमने पहला वक्तव्य कॉमरेड सीताराम येचुरी का था, उसको सुना है। असल में हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हुए हैं उनके गठन के, और उसको ही मनाने का, उसको उसके गौरवपूर्ण इतिहास को लोगों के बीच में ले जाने का, आम जनता के बीच ले जाने का जो एक मौका मिला था, उसमें एक व्यवधान की तरह से कोरोना का संकट आया, और जितनी योजनाएं हमने बनाई थी पूरे साल के लिए, वो उस तरह से सफल नहीं हो पाई। तो उसके बाद पार्टी की ओर से, केंद्रीय कमेटी की ओर से ये समझ बनी कि सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच बल्कि आम लोगों के बीच भी कम्युनिस्ट पार्टी का जो ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है, एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसके संघर्ष का, उसको हम ले जाएं। और एक सवाल, आम सवाल जो अमूमन हमारे सिंपैथाइजर, हमसे हमदर्दी रखने वाले लोग इस दौर में भी एक खास बात कहते हैं, जिसमें ये होता है कि तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों को एक होना चाहिए, वो अलग अलग क्यों हैं। ये जो एक सवाल, एक विचारधारा का सवाल जो आता है, उस सवाल को भी आज के व्याख्यान में हमारे कॉमरेड प्रकाश करात, जो हमारे पूर्व महासचिव और वर्तमान पोलित ब्यूरो मेंबर हैं, वो विस्तार से आज रखेंगे। 1947 और उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन रहा है, संघर्ष रहा है, और उसमें जो पार्टियों का विभाजन हुआ, उसका कारण क्या रहा, उसकी क्या समझ रही, इत्यादि विषय पर वो विस्तार से रखेंगे। तो अब बिना विलंब किए हुए मैं कॉमरेड प्रकाश से कहूंगा कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। 17 अक्टूबर को हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन का 100 साल पूरा होने वाला है, और ये शताब्दी त्याग और संघर्ष की शताब्दी है। आजादी की लड़ाई में पार्टी ने जो अग्रणी भूमिका अदा की, पूर्ण स्वराज का नारा पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने ही दिया था 1921 में, और उसके बाद पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति प्राप्त करना, ये लक्ष्य है स्वतंत्रता का। इसी लक्ष्य को रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों और किसानों को संगठित किया, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ और सामंतशाही शोषण के खिलाफ अनेक संघर्षें की। द्वितीय महायुद्ध के बाद 1945 में पूरे देश में एक लहर संघर्षों का उठा, और ये जन संघर्ष का नेतृत्व बहुत से जगहों में कम्युनिस्ट पार्टी ने की। कम्युनिस्ट पार्टी के पहल से किसानों ने सामंतों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उसमें सबसे मशहूर संघर्ष है तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष, जहां कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के नेतृत्व में, उस समय वहां निजामशाही थी, वहां के जमींदारों के खिलाफ किसान हथियार उठा के संघर्ष किया। निजाम के
रजाकारों के खिलाफ संघर्ष किया और 3000 गांवों को मुक्त किया जमींदारी प्रथा से, और किसानों के बीच में भूमिहीन किसानों को जमीन बांटा और एक प्रशासन भी चलाया वहां। इसी तरह तिबागा, पुनप्रा वायलार केरल में, वर्ली आदिवासियों का संघर्ष महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में वहां के आदिवासी सामंतशाही के खिलाफ संघर्ष किया। ये सब संघर्षों का लहर 1945-47 में चला और कम्युनिस्ट पार्टी ही इसके लिए नेतृत्व प्रदान किया। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ओर से भी, ब्रिटिश हुकूमत ने भी कम्युनिस्ट पार्टी को दबाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। 1920 से लेकर 47 तक ये इतिहास रहा है। जब हमारी पार्टी की पहली कांग्रेस हुई थी 1943 में मुंबई शहर में, तब वहां उस पार्टी कांग्रेस में 138 डेलीगेट भाग लिए। पूरे देश से डेलीगेट्स गए थे और उन 138 डेलीगेटों का अगर आप जेल का रिकॉर्ड देखेंगे, कितने समय जेल काटा है, तो कुल मिला के 414 साल ये लोग जेल में रहे थे। ये दिखाता है कि साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में कम्युनिस्ट सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन 1947 में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुआ और नया राजसत्ता कायम हुआ, उस राजसत्ता हमारे देश के नए शासक वर्ग के हाथ में था। वो है हमारे देश के पूंजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्ग। और उस पूंजीपति भूस्वामी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था उस समय जो बड़े पूंजीपति थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो जनता के उम्मीदें थी कि आजादी के साथ साथ हमारे आर्थिक और सामाजिक शोषण से भी मुक्ति प्राप्त होगा, ये उम्मीदों को उन्होंने ठुकरा दिया, पूरा नहीं किया। इसकी जगह हमारे देश में पूंजीवादी विकास के लिए, पूंजीवाद के विकास के लिए रास्ता अपनाया, ताकि पूंजीपति वर्ग को अपने मुनाफा कमाने के लिए पूरा मौका मिले और पूंजी इकट्ठा करने का मौका मिले। और पूंजीवाद के विकास का रास्ता अपनाने के कारण उसमें कुछ विशेषताएं थी कि हमारे देश के बड़े पूंजीपति ने तय किया कि भूस्वामित्व को खत्म नहीं करेंगे, हम पुराने अर्ध सामंती रिश्तों को भी नहीं खत्म करेंगे, वही भूस्वामियों के साथ हम गठबंधन करके मिलजुल के सरकार चलाएंगे या सत्ता चलाएंगे। तो पहला काम कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि ये हमारी जो मुक्ति संघर्ष रहा है, जनवादी क्रांति में जो कार्य रहा है, वो उसकी पूर्ति नहीं हुई है और हमारे शासक वर्ग उसको पूरा भी नहीं करेंगे। और उसमें प्रमुख है हमारे कृषि में क्रांति करना। कृषि क्रांति का मतलब क्या है कि ये बड़े भूस्वामित्व जो है उसको खत्म करना, जमींदारी प्रथा को औपचारिक तरीके से खत्म करने का ऐलान किया उस समय कांग्रेस सरकार ने, लेकिन जमीन का केंद्रीकरण उन्हीं के हाथों में रहा।
तो आजादी के बाद जो पहला एक सर्वेक्षण हुआ नेशनल सैंपल सर्वे का 1954 में, तब उसमें देखा गया कि ग्रामीण इलाके के 4% से कम 3.7% परिवारों के हाथ में 40% जमीन है। तो पहला कार्य कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया, हमें जमीन की लड़ाई चलाना चाहिए। जो भूस्वामी के पास जमीन है उसको सरकार अपने हाथ में ले और उसका बंटवारा करे किसानों के बीच में, भूमिहीन किसानों के बीच में। उसके लिए भूमि सुधार का कानून पास करके उसको लागू किया जाए। तो भूमि सुधार लागू करवाने के लिए और जमीन की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी और उनके साथ संबंधित जितने भी जन संगठन हैं, जैसे किसान सभा है, उन्होंने जमीन की लड़ाई शुरू की। तेलंगाना का संघर्ष जारी रहा आजादी के बाद भी, 47 के बाद भी, क्योंकि वहां तो निजामशाही तब भी था। निजाम तो हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए, हैदराबाद को जोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वहां सिर्फ सामंतशाही के खिलाफ लड़ाई नहीं था, निजामशाही को खत्म करने की लड़ाई थी। वो लड़ाई जारी रहा। उसी तरह ये जो पोस्ट वॉर अपसर्ज था, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो उत्थान रहा संघर्षों का, वो संघर्ष का लहर कम्युनिस्ट पार्टी ने जारी रखा कि हमें अभी भूस्वामित्व को खत्म करना है, सामंतशाही को खत्म करना है और किसानों को जो हल जोतने वाला है उनको जमीन मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। कम्युनिस्ट पार्टी 1950 के दशक में सब जगह किसानों के इस तरह की लड़ाई या संघर्ष को आगे बढ़ाए। और 1957 में पहले बार जब केरल में असेंबली चुनाव हुआ, केरल प्रांत स्थापित होने के बाद पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को बहुमत मिला है और सरकार बनी। ईएमएस नंबूद्रिपाद मुख्यमंत्री बने और पहला कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री मंत्रिमंडल बना और उन्होंने भूमि सुधार कानून लागू करना शुरू कर दिया। ये देश में पहले मिसाल था जहां एक राज्य सरकार ने, क्योंकि जमीन का मुद्दा सब्जेक्ट संविधान में स्टेट के सब्जेक्ट है, केंद्र के हाथ में नहीं है, तो वहां कानून पास करके उसको लागू करने का अधिकार था और सरकार ने वो काम किया। सरकार जो कुछ इस तरह के प्रगतिशील कदम उठाए उसके खिलाफ बहुत व्यापक वहां प्रतिक्रियावादियों का विरोध शुरू हुआ, भूस्वामियों का, और दूसरे प्रतिक्रियावादियों ने कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ वहां आंदोलन शुरू किया। लेकिन स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार को और जमीन के मुद्दे को एक केंद्र बिंदु बनाना देश की राजनीति में, ये कम्युनिस्ट पार्टी के काम के कारण हुआ। और सब राज्यों में भूमि सुधार के लिए कानून पास हुआ, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए। और क्योंकि बाद में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बना बंगाल में, उसके बाद त्रिपुरा में, और लेफ्ट फ्रंट सरकार के पहले 67-69 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, जिसमें कम्युनिस्टों का बड़ा एक हिस्सा था।
वहां जमीन का संघर्ष शुरू हुआ और ये 67-69 के पीरियड में, 2 साल के पीरियड में वहां लाखों एकड़ जमीन जो बेनामी जमीन था, जो जोतदार गैर कानूनी तरीके से अपने हाथ पास रखा था, उसको छीना गया, किसानों ने छीना और उसको बांट दिया। और वहां की सरकार ने कहा ये कानून को लागू कर रहे हैं, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, हम उसको रोकेंगे नहीं। तो ये जो कम्युनिस्ट आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार लागू करने का प्रयास और उसमें सफलता उनको प्राप्त हुआ 3 राज्यों में, लेकिन उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ा। वहां कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो जमीन की लड़ाई लड़ी, उसके कारण थोड़ा बहुत भूमि सुधार दूसरे प्रांतों में भी, दूसरे राज्यों में भी लागू हुआ। ये हमारे खेती के रिश्तों में निवारण का जो कदम था, अगर हमारे देश में जनतंत्र को बना है और बड़ा बना है, तो जरूरी था कि गांव के रिश्तों को बदले, जमीन के रिश्तों को बदल के ही उसमें जनवादीकरण करने से ही समाज में भी जनवाद बढ़ सकता है। प्लीज, ऐसे काम कम्युनिस्ट पार्टी ने किया क्योंकि उनके सामने उनके पास एक स्पष्ट कार्यक्रम था, कार्यक्रम जिसमें सामंतशाही और सामंती रिश्तों को खत्म करना, जनवादी क्रांति की ध्रुवी है कृषि क्रांति, ये दृष्टिकोण से ही कम्युनिस्ट पार्टी ने ये एक बड़ा कार्य करने के लिए आगे बढ़े। और ये नए सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाई, वो अपने पुराने वायदों को भूल गया। आजादी की लड़ाई में ही गांधी जी ने कहा था और वो करके दिखाया कि हमारे देश में भाषा पर आधारित प्रांत होना चाहिए। ये एक जनवादी कदम है कि हर प्रांत में वहां के लोग अपने भाषा में ही वहां का प्रशासन चले, शिक्षा प्राप्त करे, ये एक उनका बुनियादी अधिकार है। तो गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी में प्रांतीय कमेटियों का पुनर्गठन किया भाषा के आधार पर 1920 में। और ये कांग्रेस पार्टी का वायदा था कि आजादी के बाद हम पूरे देश में प्रांतों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करेंगे। लेकिन हमारे देश के बड़े पूंजीपति इसके खिलाफ थे। उनकी समझ में देश का इस तरह का प्रांतीय विभाजन करना या पुनर्गठन करना उनके मार्केट जो होना चाहिए, एक सिंगल मार्केट, इसमें रुकावट पैदा कर सकती है। तो उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि वही सत्ता के नेतृत्व करने वाले थे। तो कांग्रेस पार्टी पर दबाव डाला गया और कांग्रेस सरकार ने तय किया कि अभी हम भाषा का आधार पर पुनर्गठन नहीं करेंगे। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस भी इसका विरोध किया उस समय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहा यह पार्टी देश का विघटन होगा इससे, अगर भाषा पर आधारित प्रांत बनता है। लेकिन
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष चला आजादी की लड़ाई में, लोगों का राष्ट्रीय भावना था अखिल भारतीय पैमाने पर, और अपने भाषा पर आधारित जातीयता का भी चेतना और भावना बढ़ा था कि हम तमिल है, हम तेलुगु है, हम पंजाबी है, हम बंगाली है। तो इस पर जन आंदोलन शुरू हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके लिए वैचारिक तौर पर आजादी के पहले ही ये योजना रखा था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आंध्र प्रदेश का एक होना, विशाल आंध्रा के लिए, संयुक्त महाराष्ट्र के लिए, ऐक्य केरला के लिए उन्होंने अपने तर्क रखे थे, किताबें छापे थे इसके बारे में। और बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये तीन प्रांत थे जो बहुभाषीय प्रांत थे, उसको तोड़ के अलग भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन का संघर्ष शुरू हुआ। बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ आंध्र प्रदेश के इलाके में। उसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र में के आंदोलन। ऐक्य केरला के लिए ईएमएस ने पहले 1944 में ही ये नारा दिया था कि मलयालम बोलने वाले सबके लिए एक प्रांत होना चाहिए, केरल। तो ये प्रांतों का पुनर्गठन, ताकि सत्ता का ढांचे में जनवादीकरण हो, लोगों को अपने रोजमर्रा जीवन में प्रशासन और शिक्षा और सरकार के साथ अपने भाषा में अपने बातचीत रखे, ये सब के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। और सब जगह ये आंदोलन चला और सफल भी हुआ। 1960 के दशक के शुरुआत तक ज्यादातर राज्यों को भाषा के आधार पर ही बनाया गया। आखिरी था पंजाबी सूबा। हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों का अलग कैटेगरी है क्योंकि वहां एक ही भाषा है, लेकिन बाकी प्रदेशों में, बहुभाषीय प्रदेशों में ये पुनर्गठन का काम चला और कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा। तीसरी बात जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने जोर दिया, उन्होंने कहा कि ये जो पूंजीवादी रास्ता अपनाया जा रहा है, ये पूंजीवादी नीतियों के कारण हमारे देश के मेहनतकश जनता के लिए कोई लाभ या फायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ मुट्ठी भर बड़े पूंजीपति और ग्रामीण इलाकों के अमीर तबकों के लिए उन्हीं को फायदा पहुंचेगा। तो वैकल्पिक आर्थिक नीतियों के लिए संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी ने चलाया। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार के साथ साथ किसानों को अपने खेती के लिए, उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए सरकार मदद पहुंचाए। उन्होंने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे और औद्योगिक मजदूरों के लिए ऐसे कानून पास किया जाए जिससे उनको काम में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी प्रदान किया जाए। तो इसके लिए संघर्षें चली और आजादी के बाद पहला जो आम चुनाव हुआ 1952 में, 1952 में पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें
कांग्रेस पार्टी तो भारी बहुमत से वो चुनाव जीती, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी उभर के आई। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये जमीन की लड़ाई, सामंतशाही के खिलाफ लड़ाई, आम जनता की मांगों को लेके आजादी के पहले से कम्युनिस्ट पार्टी की जो संघर्ष रहा, उस सब का नतीजा ये था कि सीमित ताकत होने के बावजूद जहां ये संघर्ष और आंदोलन चले, वहां से ज्यादा कम्युनिस्ट एमपी बन के आए। जैसे तेलंगाना संघर्ष के कारण सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट एमपी आंध्र प्रदेश से आए पहले बार। तो राजनीतिक तौर पर पूंजीवादी भूस्वामी नीतियों के विकल्प में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वैकल्पिक नीतियां पेश की और उसके लिए संघर्ष भी आगे बढ़ा। इसमें केरल के पहले कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल बनने के बाद जो वहां नीतियां अपनाई गई, भूमि सुधार, शिक्षा में नीति जिसमें सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया, विकेंद्रीकरण, पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए कदम उठाया गया। ये सब देश के सामने स्पष्ट रूप से आया कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक वैकल्पिक नीति है। लेकिन केंद्र सरकार एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी और दूसरी ताकतें जो मैंने कहा, जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं केरल में, उन्होंने ऐसे आंदोलन शुरू किया जिससे उन्होंने हिंसा पर उतारू हुए, पुलिस स्टेशन पर हमला शुरू किया, ताकि ऐसे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए और मौका दिया जाए केंद्र को हस्तक्षेप करने के लिए। राजनीतिक तौर पर उस सरकार को वो हरा नहीं पा रहे थे। तो अंत में धारा 356 कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान में जो धारा है 356, जो गैर जनवादी धारा है कि केंद्र सरकार गवर्नर के रिपोर्ट के आधार पर वहां राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ये पहले बार इस्तेमाल हुआ हमारे देश में, केरल में। तो आजादी के एक दशक के अंदर ये बात सामने आई कि पूंजीवादी भूस्वामी वर्गों की नीतियों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो दृढ़तापूर्वक लड़ रही है, और वो विकल्प भी पेश कर सकते हैं जो के कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल ने पेश किया। तो जो लड़ाई शुरू हुआ वो दो स्तर पर था। एक संसदीय प्रणाली के अंदर, पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर, और दूसरा गैर पार्लियामेंट्री, गैर संसदीय मैदान में जन आंदोलन और जन संघर्ष को बढ़ा के ये दोनों, संसद के अंदर जनता की आवाज उठाना, वैकल्पिक नीतियों का संघर्ष, और बाहर जन आंदोलन जन संघर्ष के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी ये वामपंथी और जनवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। लेकिन इसी दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, एकत्रित सीपीआई के अंदर सत्ता के चरित्र क्या है, हमारा मुख्य दुश्मन कौन है, और हमारे जनवादी या क्रांतिकारी गठबंधन किस तरह का होना चाहिए पूंजीवादी भूस्वामी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए,
इन सब सवालों में अलग अलग राय पार्टी के अंदर उभर के आया। इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रहा, क्योंकि आजादी के पहले क्योंकि पार्टी को बहुत लंबे समय से प्रतिबंध लगाया गया, बार बार पार्टी के नेतागण जेल में थे, पूरी तरह बहस करके एक पार्टी का कार्यक्रम तय नहीं कर पाया। कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम, क्रांति का हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। और आजादी के प्राप्त होने के बाद वो स्तर बदल गया। पहले साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारा मुख्य दुश्मन था, और उन साम्राज्यवाद के खिलाफ जितने भी वर्गों को हम इकट्ठा कर सकते थे उनको हम मोर्चे में ले आते। लेकिन आजादी के बाद जब नया शासक वर्ग सत्ता में आए, वो शासक वर्ग कौन है जो हमारे मुख्य दुश्मन है, इस पर पार्टी में मतभेद पैदा हुआ। थोड़ा बहुत ये मतभेद आजादी के पूर्व वर्षों में भी प्रकट हुआ था। कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है, जो शासक पार्टी थी आजादी के बाद? कुछ लोगों की समझ ये बनी कि नया जो सत्ता है ये हमारे देश के राष्ट्र पूंजीपति वर्ग के हाथ में है, और ये राष्ट्र पूंजीपति वर्ग का एक साम्राज्यवादी विरोधी और सामंत विरोधी भूमिका है। तो राष्ट्र पूंजीपति वर्ग के गैर इजारेदार हिस्से को लेके हम कुछ संयुक्त मोर्चा या संयुक्त कार्य कर सकते हैं, ताकि साम्राज्यवाद का जो प्रभाव है और सामंतियों का जो रिश्ते हैं हमारे समाज में उसको हम पहले खत्म करें। उसके बाद हम इस पूंजीपति वर्ग के साथ सहयोग करके एक गैर पूंजीवादी रास्ता की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करें। इसका ये समझ के पीछे उस समय सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की समझ भी थी कि हिंदुस्तान में एक प्रगतिशील सरकार है और उनके साथ कुछ सहयोग करके हम आम जनता के आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर सकते हैं, और जो ज्यादा प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी ताकतें उसको भी अलग थलग कर सकते हैं। ये एक संशोधनवादी समझ कम्युनिस्ट पार्टी में उभर के आया। बहुत से लोग कम्युनिस्ट पार्टी में आए आजादी की लड़ाई में, जो सिर्फ चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद देश छोड़े। वो एंटी इंपीरियलिस्ट थे, लेकिन वो एंटी कैपिटलिस्ट नहीं थे। तो जब नया राज सत्ता बना जिसमें शासक वर्ग पूंजीपति वर्ग ही है मेन, उन्होंने कहा ये हमारे दुश्मन नहीं है। जैसे हम आजादी की लड़ाई में उनके साथ सहयोग किया, आजादी के बाद भी एक नए समाज कायम करने के लिए जो गैर पूंजीवादी है उसके लिए भी इनके साथ कुछ हमारा समझौता हो सकता है। लेकिन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा ने कहा ये गलत है, ये समझ गलत है। हमारे देश का सत्ता
पूंजी गठबंधन के हाथ में है और इसका नेतृत्व कर रहा है हमारे देश के बड़े पूंजीपति। आजादी के समय ही ये इजारेदार तबके विकसित हो रहा था, टाटा बिरला वगैरह, और उनके हाथ में अभी सत्ता है। और ये इजारेदार पूंजीपति साम्राज्यवादी विरोधी नहीं हो सकता है और हमारे देश के भूस्वामियों को भी के खिलाफ भी वो कदम उठाएंगे नहीं। वो चाहते हैं कि दोनों को साथ लेके ही चले। पूंजीवाद के विकास के लिए विदेशी साम्राज्यवाद और विदेशी पूंजी का मदद जरूरी है और हमारे देश के भूस्वामी के बिना अपने देश के जनता के बीच में हम अपने प्रभाव जमा नहीं कर पाएंगे। उन्हीं के मदद से हम सत्ता चला सकते हैं। तो ये वर्ग चरित्र है सत्ता का। तो अगर ये वर्ग चरित्र है सत्ता का, तो इस सत्ता को पलट के ही हम समाजवाद की ओर जा सकते हैं। इनके साथ सहयोग करने से हम सिर्फ वर्ग सहयोग का रास्ता अपनाएंगे और हमारे क्रांतिकारी लक्ष्य को बलिदान देंगे या छोड़ देंगे। तो कांग्रेस पार्टी यही इन्हीं वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इजारेदार पूंजी और भूस्वामियों के। उनके साथ हमारा कोई संयुक्त मोर्चा नहीं हो सकता है। एकाध मुद्दों पर कांग्रेस सरकार अगर कोई कदम उठाता है जो वर्किंग क्लास और किसान या साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो हम उसको समर्थन करेंगे, लेकिन ये रणनीतिक तौर पर हमारे कोई समर्थन नहीं हो सकता है। यही मतभेद जो शुरू हुआ 1953-54 में, 56 में चौथी पार्टी कांग्रेस में ये खुल के आ गया, दो वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में। उस समय संशोधनवादी समझ को प्रस्ताव को हराया गया, लेकिन उनको 1/3 वोट मिला डेलीगेट्स का। उसके बाद अंदरूनी पार्टी के अंदर पार्टी का कार्यक्रम किस रूप का होना चाहिए, उसमें सत्ता का चरित्र कैसे बताया जाए, क्रांतिकारी गठबंधन और उसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका परिभाषा क्या है, ये सब चीजों पर मतभेद बढ़ते गया। कोशिश की गई कि किसी तरह फौरी कार्य के लिए कार्यनीति तय करते समय उसके लिए कुछ आम सहमति या एकता हो, लेकिन बुनियादी मतभेद जारी रहा, जिसके कारण अंत में ये मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर कार्यक्रम में कॉमन समझ तो टैक्टिक्स के बारे में हमेशा मतभेद पैदा होगा, क्या कार्यनीति अपनाना चाहिए। और ये बहुत बुनियादी सवाल था कि हमारे देश के सत्ता का चरित्र क्या है, वर्ग चरित्र क्या है। एक कहते हैं दुश्मन है, दूसरा कहता है दोस्त है। तो इसीलिए ये संघर्ष जो चला वो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में भी इस तरह के सवालों पर संघर्ष चल रहा था। उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और रूस की इस कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में मतभेद था बहुत से वैचारिक सवालों पर। कुछ की प्रासंगिकता हमारे देश के लिए भी था, सबके नहीं। लेकिन हमने साफ तय किया कि हमारे देश के कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम
हम मार्क्सवाद लेनिनवाद को ठोस परिस्थितियों में यहां अप्लाई करके हम अपने कार्यक्रम और रणनीति तय करेंगे। कोई और देश के कम्युनिस्ट पार्टी या बाहर की पार्टी हमें इस पर कोई दिशा नहीं दे सकते हैं। हमें अपने ही पैर पर खड़ा होके हमारे देश की विशेष ठोस परिस्थितियों को समझ के अध्ययन करके मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांत को यहां अप्लाई करके प्रयोग करके हमें कार्यक्रम तय करना। तो ये एक दशक का की संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चला और अंत में 1964 में सीपीआईएम के नाम में अलग पार्टी की कांग्रेस हुई, सात पार्टी कांग्रेस। और सीपीआई जो आज की सीपीआई वो अपने अलग पार्टी कांग्रेस की वहां हम किए थे कलकत्ता में, वो किए थे बम्बई में 64 में ही। और दो अलग अलग प्रोग्राम तय हुआ, दोनों पार्टी कांग्रेस में अपने अपने पार्टी कार्यक्रम तय किए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम के बनने के बाद जो कार्यक्रम बना, उस कार्यक्रम को लागू करते जो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आंदोलन बढ़ा, वो अभी ऐतिहासिक एक तथ्य है। पहले केरल में कम्युनिस्ट जन आधार बढ़ के एक सरकार बन सकती थी 57 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनने के बाद जिस तरह वर्ग संघर्ष तेज हुआ, मैंने जिक्र किया बंगाल में जमीन की लड़ाई बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। वहां एक सरकार बनी यूनाइटेड फ्रंट की। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुमत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा सीपीएम का संख्या था उस विधानसभा में। तो कॉमरेड ज्योति बसु होम मिनिस्टर बने और उन्होंने कहा हम पुलिस नहीं भेजेंगे मजदूरों के हड़ताल को तोड़ने के लिए या किसानों के संघर्ष को दबाने के लिए। और बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों का प्रभाव फैला और उसका अंत में नतीजा हमने देखा 1977 में, जब 2/3 बहुमत से लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी, वाम मोर्चे की सरकार बनी, जो फिर बाद में 34 साल बंगाल में सरकार चलाए। उसी तरह त्रिपुरा में 78 में वाम फ्रंट की सरकार पहले बनी। उसके पहले लगातार संघर्ष रहा त्रिपुरा में। और बंगाल और त्रिपुरा में जैसे ये वर्ग संघर्ष तीव्र हुआ, हमला भी शुरू हुआ। 1971 से 77 तक 7 साल में वहां जिस तरह के अर्ध फासिस्ट आतंक चलाया गया सीपीएम और लेफ्ट के खिलाफ, जिसमें 1100-1200 हमारे साथियों शहीद हुए। उसके बाद एक दशक बाद त्रिपुरा में 5 साल इस तरह के अर्ध फासिस्ट आतंक फैलाया गया, जिसमें 450 हमारे साथी, बहुत छोटा सा प्रदेश है, में शहीद हुए। केरल में लगातार पार्टी बढ़ते गए, जन प्रभाव बढ़ता गया और हमेशा हमले भी हुए वर्ग दुश्मनों का। सैकड़ों हमारे साथी वहां अपनी जान कुर्बान किए। उसमें इन हमले में आरएसएस का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो तमाम
ये वर्ग दुश्मनों ने सीपीआईएम को टारगेट किया, क्योंकि ऐसी स्थिति में आ गई थी सीपीआईएम और लेफ्ट कि वो चुनाव जीत के सरकार बना सकते हैं। और सीपीएम की क्योंकि ये रणनीतिक समझ थी कि जनता की जनवादी क्रांति करना है हमें, और उसके पहले एक वामपंथी जनवादी मोर्चा कायम करना है, जो इस आज की जो मौजूदा जो पूंजीवादी भूस्वामी विकल्प है, नीतियां है, उसका विकल्प हो, असली विकल्प हो। तो ये संघर्ष सीपीएम के बनने के बाद ही कम्युनिस्ट आंदोलन एक नए स्तर पर पहुंचा। संशोधनवाद के खिलाफ लड़ना और उसके बाद अति वामपंथी जो भटकाव तैयार हुआ या पैदा हुआ, वो अति वामपंथी भटकाव नक्सलवादी आंदोलन के रूप में, जो बाद में माओवादी कहते हैं, उनके खिलाफ भी संघर्ष किया गया। और 1970 के दशक में ये स्थापित हुआ कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही वामपंथी आंदोलन का सबसे बड़ा घटक है। और वामपंथी एकता कायम करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अत्यंत प्रयास किया। पहले मतभेद के कारण ये समझ उनकी अलग थी, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते थे सीपीआई। इमरजेंसी तक कांग्रेस को ही समर्थन कर रहे थे। उसके बाद ही फिर उन्होंने अपना रास्ता बदला और वामपंथी एकता को पुनर्स्थापित करने में हम सफल रहे। और तीनों प्रदेशों में, तीनों राज्यों में जो वामपंथ का गढ़ है, वहां सीपीआईएम, सीपीआई और दूसरे वामपंथी पार्टियों की एक संयुक्त मोर्चा है, जिसको हम लेफ्ट फ्रंट कहते हैं। तो ये आंदोलन का जो बढ़त है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनने के बाद ही हो पाया, क्योंकि हम निरंतर दृढ़तापूर्वक पूंजीवादी भूस्वामी राज और सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया है। लेकिन 3 दशक पहले परिस्थिति बदल गई। पूंजीवादी रास्ता तो आजादी के बाद ही अपनाया गया था, लेकिन पूंजीवाद के विकास का रास्ते में एक परिवर्तन आया, वो है नव उदारवाद। नव उदारवादी पूंजीवाद का जो दौर शुरू हुआ 1991 से लेके, जब नरसिम्हा राव सरकार ने उदारीकरण की नीतियां अपनाया, वो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दुनिया में सोवियत संघ के खात्मे के बाद ताकतों का संतुलन बदल गया, साम्राज्यवाद और शक्तिशाली हो गया, और हमारे देश के शासक वर्ग पूरी तरह साम्राज्यवाद के साथ सांठगांठ शुरू किया। पहले कहते थे हम गुट निरपेक्ष है, अभी गुट निरपेक्षता खत्म हो गया। विदेशी पूंजीपति विदेशी पूंजी के मदद से हमारे देश में नव उदारवादी नीतियां अपना के पूंजीवाद का प्रसार करना और मुनाफा कमाने का मात्रा बढ़ाना कॉर्पोरेट्स और बड़े पूंजीपतियों के लिए। उसका मतलब निजीकरण का दौर शुरू हुआ, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, बाकी तमाम क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में नहीं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब
जन सुविधाओं की निजीकरण। तो कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन की जो लड़ाई से जो उपलब्धियां थी पहले 4 दशकों में, उस सबको खत्म करके एक नंगे रूप का पूंजीवादी शोषण और लूट का दौर शुरू हुआ, जिसका बहुत बुरा असर हमारे देश के मेहनतकश जनता पर पड़ा। तो कम्युनिस्ट पार्टी, हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे लेफ्ट पार्टीज ही दृढ़ता पूर्वक नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ते आए हैं। बाकी पूंजीवादी पार्टियां, कांग्रेस ही नहीं, भाजपा, दूसरे छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, ये सब नव उदारवाद को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, लेकिन हम कभी उसके साथ समझौता नहीं किया और हमारे संघर्ष को नए सिरे से हमें देखना पड़ा कि किस तरह नव उदारवादी पूंजीवादी नीतियों को हम तो फाइट करें, लड़े। वर्किंग क्लास की इसमें निर्णायक भूमिका है। तो वर्किंग क्लास एकता कायम करे, वर्किंग क्लास आंदोलन एकत्रित करने के लिए, ट्रेड यूनियंस की एकता कायम होने के लिए कम्युनिस्ट हमारी कोशिश रही है कि ये एकत्रित हो, एक मंच पर आए, और उसमें सफलता भी प्राप्त हुआ। और पिछले 3 दशकों में आपने देखा 19 बार सेंट्रल ट्रेड यूनियंस संयुक्त रूप से आम हड़तालें की है, 19 बार। और अभी 20वीं हड़ताल होने वाला है नवंबर 26 को। मोदी सरकार के जो श्रम कानून पर हमला किया गया है, नए कानून ले आए हैं, निजीकरण का जो हमला है, ये सब के खिलाफ आम हड़ताल होगी। तो वर्किंग क्लास का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट जो वर्किंग क्लास के बीच में काम करते, ट्रेड यूनियन में काम करते, उन्होंने इसको केंद्र बिंदु बनाया है। वर्किंग क्लास रेजिस्टेंस से ही हम नव उदारवाद को के खिलाफ लड़ सकते हैं सफलतापूर्वक। लेकिन ये एक चुनौती के साथ साथ दूसरी एक चुनौती भी आई। ये दोनों साथ साथ चलता है, नव उदारवाद और हिंदुत्व। 90 के दशक में हमने देखा दोनों का प्रहार शुरू हुआ। हमारे देश एक सेक्युलर देश है। हमारे संविधान कहता है हमें एक सेक्युलर, हमारा सेक्युलर ढांचा है। लेकिन सेक्युलरिज्म का परिभाषा कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो सेक्युलर पूंजीवादी पार्टियां हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके व्यवहार में क्या किया, उन्होंने कहा सब भाषाओं, सब धर्मों को की बराबरता है, बराबरता सत्ता और राजनीति में हस्तक्षेप करने का, सबके बराबर अधिकार है। यह है सेक्युलरिज्म। हमारा कहना है सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म और राजनीति, धर्म और सत्ता को अलग रखना। ये अलग अलग है। लेकिन पूंजीवादी पार्टियों के, सेक्युलर जो पूंजीवादी पार्टियां, उनके अवसरवादी नीतियों के कारण हमारे देश में हिंदू सांप्रदायिक जो ताकत है, बहुमत समुदाय की ताकत है, सांप्रदायिक बहुमत, जिसको हिंदुत्व के नाम में कहते हैं, उनको मौका मिला फैलने के लिए और सांप्रदायिक उनका जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया। ध्रुवीकरण हुआ और उनको राजनीतिक फायदा भी मिला।
अयोध्या के सवाल पर, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय आप देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी जो सरकार में थी समझौतावादी रुख अपनाया। कम्युनिस्ट हमेशा दृढ़ता से कहा कि ये गैर संवैधानिक है, ये सांप्रदायिक राजनीति, स्वार्थ राजनीति, धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके खिलाफ दृढ़ता पूर्वक कदम उठाया जाना चाहिए। जहां कांग्रेस सरकार का रुख क्या था सांप्रदायिक ताकतों के प्रति, और जहां लेफ्ट वामपंथी सरकारें थी, आप फर्क देख सकते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद देश भर में जगह जगह पर जब सांप्रदायिक दंगे हुए, बंगाल में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि वहां ज्योति बसु की सरकार ने कहा कि हम कोई भी हिंसा या दंगे को अलाउ नहीं करेंगे, हम उसको कुचलेंगे अगर कोई दंगा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेक्युलरिज्म के लिए की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प सिर्फ कम्युनिस्ट और वामपंथी ताकतों के पास है, और आने वाले दिनों में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश का सत्ता हिंदुत्व के ताकतों के हाथ में है, आरएसएस और बीजेपी, और ये हमारे संविधान, उनके सेक्युलर और डेमोक्रेटिक जो सिद्धांत है उसको तहस नहस करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार के में रह के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के भीतर से ही ये विश्वासघात कर रहे हैं। और एक तरफ ये जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, सिर्फ विदेशी पूंजी और साम्राज्यवाद के गुलामी कर रहे हैं, अभी दलाली कर रहे हैं, और हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए किस तरह मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में लाइसेंस दिया लूट करने के लिए। तो हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि वो बड़े राष्ट्रवादी है, देश के संप्रभुता को बेचने के लिए तैयार है ये लोग। सिर्फ पूंजी, विदेशी और हमारे देश की पूंजी के लिए काम करने वाले हैं। तो ये असली मायने में जनता का दुश्मन है, और राष्ट्रवाद के ओर में ये देश के संप्रभुता को भी नष्ट कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ लड़ने का जो क्षमता है, दृढ़ता है, कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, वो है कम्युनिस्ट और लेफ्ट के हाथ में। और उनका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि बाकी तमाम डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्सेस को भी इकट्ठा करें इनके खिलाफ लड़ने के लिए। आज तानाशाही एक राज कायम हो चुका है, लेकिन इससे कम्युनिस्ट आंदोलन दबने वाला नहीं है। जब इतने प्रयास किए गए हैं, इतने हमले हुए हैं हमारे आंदोलन और पार्टी पर, बंगाल और केरला में और त्रिपुरा में, लेकिन हमें खत्म नहीं कर पाए। तो पूरे देश में अभी हिंदुत्व के खतरनाक जो विचारधारा है और नव उदारवादी जो हमला है, ये दोनों के खिलाफ, इन दोनों को मिलके हमें मिला के लड़ना चाहिए। दोनों संघर्षों को साथ साथ चलाना पड़ेगा, और ये सीपीआईएम और लेफ्ट फोर्सेस पर ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी तमाम दूसरे फोर्सेस को भी, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्सेस को भी हमें इस संघर्ष में इकट्ठा
करना पड़ेगा। तो एक 100 साल का जो इतिहास पर हम नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन देशभक्ति से प्रेरित होके बहुत त्याग और बलिदान दिया था आजादी की लड़ाई में, और आजादी के बाद एक जनवादी सेक्युलर जनता के जनवादी राज कायम करने के लिए हम आंदोलन और संघर्ष पर जुटे हैं, और हमारा संकल्प यही होना चाहिए इस शताब्दी के अवसर पर। यह संकल्प हमें लेना चाहिए कि हम जब तक जनता की जनवादी राज कायम नहीं करेंगे, हम हमारे प्रयास को कभी रोकेंगे नहीं। हम इस संघर्ष और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारे गौरवमय परंपरा का, विरासत का हमारा आगे का रास्ता दिखाता है। धन्यवाद कॉमरेड्स। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड। आपने 1 घंटे के अंदर पूरे आंदोलन को, खास करके आज़ादी के बाद के जो हमारा इतिहास रहा है, संघर्षमय इतिहास रहा है, और उस इतिहास को आपने हमारे बीच में रखा। इसमें आपने बहुत सलीके के साथ एक बात जो रखी कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जो राष्ट्रवादी आंदोलन के जरिए साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वो मजबूत हुआ, और आगे के जो आज़ादी के बाद, साम्राज्यवाद के खात्मे के बाद एक नई तरह की जो परिस्थिति देश के सामने थी, उस नई चुनौती का सामना करते हुए भले उस समय की जो समझदारी थी उसमें एक विभाजन की स्थिति बनी और विभाजित हुआ, और भारत की कम्युनिस्ट माओवादी का गठन हुआ उस परिस्थिति में। और लेकिन आज एकदम से एक नई परिस्थिति है, एक अलग परिस्थिति है, जिसमें एक तरफ तो सांप्रदायिक ताकतें जो है वो मजबूत हो रही हैं और उनको फिर उसी तरह से सहारा नव उदारवादी राजनीति है, उनका सहयोग मिल रहा है। ऐसे में हम सभी कम्युनिस्ट पार्टीज जितनी भी हैं, आज उन सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस नए चुनौती, नए संघर्ष को एक नए समझदारी के साथ साझे संघर्ष के जरिए हम इसका मुकाबला करेंगे, और यही मुकाबला जनता के जनवाद की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड, आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।